हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ टोटल इनकम कोई डेफिनेशन नहीं है, मगर आगे बढ़ने से पहले हमें टोटल इनकम के बारे में समझना जरूरी है सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टैक्स कैलकुलेशन देयर आफ्टर। देखिए, हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी, हमने असेसमेंट ईयर पढ़ा, हमने प्रीवियस ईयर पढ़ा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इनकम टैक्स की। टैक्स ऑन इनकम। सो हाउ टू कैलकुलेट इनकम, वो तो बहुत सारे लेक्चर्स में हम सीखेंगे कैलकुलेट करना, बट यहाँ पर कुछ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, कुछ वर्ड्स आपको समझने में आसानी रहेगी आगे जब बढ़ेंगे। हेडिंग आप दे सकते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल इनकम। कंसेप्ट ऑफ टोटल इनकम। चलिए, अंडर इनकम टैक्स एक्ट इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, एक पीएनएल अकाउंट बनता है। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स। जितना भी पैसा प्रॉफिट का है, जितनी भी आपकी इनकम एंड गेन्स हैं वो क्रेडिट में रखिए, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस उनको डेबिट में रखिए। फाइनली आपका या तो प्रॉफिट निकलेगा, लॉस निकलेगा। अब एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड को एक बार माइंड में एक बार पिक्चर क्रिएट कीजिए। क्या आता था? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को अगर मिक्स करते हैं, क्या आती थी? सेल्स आती थी, क्लोजिंग स्टॉक आता था, परचेज रिटर्न आता था। ठीक है, ये मैंने एंट्री होती थी जो ट्रेडिंग में थी। उसके बाद अगर हम जाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो आ जाता था आपके पास। मगर उसमें फिर जो आप ऐड करना शुरू करते थे, क्या? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एसेट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब किसी भी तरह की इनकम है वो सारी क्रेडिट लिखी होती थी। हम उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस पर टैक्स निकालना सीखेंगे, मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले भी आपको कहा था बेटा, जहाँ पर आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट होती है वहां से हमारी टैक्स कैलकुलेशन शुरू होती है। जो प्रॉफिट या लॉस निकाला गया है, प्रॉफिट या लॉस एज पर पीएनएल अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, हम उसके ऊपर यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये आपको बताना है किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किस तरीके से आप इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जो वो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसके प्रॉफिट को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिन्हें कहा जाता है हेड्स ऑफ इनकम। क्या कहा जाएगा बेटा? हेड्स ऑफ इनकम। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट हम पहले इनकम को डिवाइड करते हैं 5 टुकड़ों में। मतलब कितना भी बढ़िया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों ना बना हुआ हो, ठीक है, कितनी भी छोटी या बड़ी इनकम क्यों ना हो, जब हम उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली एनालाइज करते हैं, तो हम अपनी इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिन्हें कहा जाता है हेड्स ऑफ इनकम। तो मतलब पहला काम होता है इनकम को तोड़ने का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तोड़ने का। तो फर्स्ट हेड हमारे पास होता है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो जॉब से मिलने वाला पैसा सैलरी कहलाता है। तो किस तरीके से सैलरी कैलकुलेट की जाती है ये हम सीखेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी में। ठीक है, सेकेंड हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम की बात करते हैं। अगर आपके पास एक मकान है जो आपने किराए पर दिया हुआ है, तो उससे आने वाली रेंटल इनकम, या अगर आपके पास एक मकान है जिसमें आप खुद रहते हैं, ठीक है, किस तरीके से इनकम कैलकुलेट की जाएगी? अब मैंने दो स्टेटमेंट यूज की है। रेंटल इनकम तो समझ आता है कि मेरे पास एक मकान है, मैंने मकान किराए पर दिया, किराया मिलेगा, वो मेरी इनकम है। बट अगर मेरे पास अपना मकान है और उस मकान में रहता हूं, तो उस पर भी यस बेटा नोशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है, बट इन जनरल वहां पर नेगेटिव इनकम ही निकलेगी, टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। बट स्टिल अगर आपके पास एक मकान है, चाहे आप उस मकान में रहते हैं या आपने वो मकान किराए पर दिया हुआ है, तो इससे होने वाली इनकम को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईएफएचपी। ठीक है, ये होता है सेकंड हेड ऑफ द इनकम। मतलब यहां पर पूरी तरीके से कैलकुलेशन हम करना सीखेंगे। जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा बिल्कुल अलग है जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखते हैं। थर्ड, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।
प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसको शॉर्ट होता है पीजीपीपी, प्रॉफिट, ठीक है, पीजीपीपी बेटा। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस की इनकम की कैलकुलेशन करना, तो प्रैक्टिकली देखें तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बहुत सारी चीजें निकाल देंगे, केवल उसमें बिजनेस से रिलेटेड ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर को छोड़ देंगे, और इसे कहा जाता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपके लिए सबसे लेंथी टॉपिक है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, सबसे ज्यादा टाइम यहीं पर लगने वाला है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास होता है बच्चे कैपिटल गेन्स। एसेट की सेल पर होने वाला प्रॉफिट, एसेट जो आप सेल करते हैं, देखें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री होती है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, या डेबिट में होती है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट इसे कहा जाता है कैपिटल गेन्स। दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये भी एक अच्छा लंबी टॉपिक है और ये जरूर करना है क्योंकि हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। सैलरी में जनरली चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में चेंजेस होते हैं, समटाइम नहीं होते, मगर कैपिटल गेन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इंडेक्सेशन के कारण हर साल कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी पुरानी बुक्स को रेफर मत कीजिएगा, फंस जाओगे इंडेक्सेशन के कारण। एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बेटा, अगर एक इनकम टैक्सेबल है मगर पहले चार हेड में कवर नहीं होती है, अगर एक इनकम टैक्सेबल है मगर पहले चार हेड में कवर नहीं होती है, तो उसको हम लास्ट हेड, जिसको रेजिडरी हेड ऑफ इनकम भी कहा जाता है, यहां पर लाकर टैक्सेबल कर देते हैं। इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS, ठीक है। ये हो गया IFOS, इसे कह दिया PGBP। और जो सेकेंड हेड ऑफ द इनकम होता है ये हमारे पास होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, IFHP, ठीक है जी। ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, सैलरी बड़ा छोटा सा है और कैपिटल गेन CG हो गया। जब हम इन पांच इनकम का टोटल करते हैं, देखिए पहले क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तोड़ना है पांच टुकड़ों में, इन्हें कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। क्या कहेंगे, हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। सीक्वेंस याद रखिएगा, तो हाउ मेनी हेड्स वी हैव अंडर इनकम टैक्स एक्ट, पांच हेड होते हैं। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट इनकम को पांच कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है हेड्स ऑफ इनकम। नाम क्या है सीक्वेंस में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGP, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सीक्वेंस सैलरी चलेगा, ठीक है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, ओके। सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा PGP, फोर्थ कैपिटल गेन, लास्ट अदर सोर्सेज। ये पांच हेड हमारे पास होते हैं। इन पांच हेड में हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं। सैलरी की कैलकुलेशन अलग होती है, अलग अलग सेक्शन हमारे पास है। हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शन अलग प्रोविजन हमारे पास है। PGP की कैलकुलेशन अलग होगी। कैपिटल गेन बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल कैलकुलेशन से। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये पांच हेड में अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। फिर अलग अलग जो इनकम आती है उसको एक बार दोबारा जोड़ दिया जाता है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तोड़ा पांच टुकड़ों में, फिर पांच पार्ट में जो इनकम आए उसको एक बार दोबारा जोड़ देते हैं बेटा। ये जो जोड़ा जाता है इसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसे क्या कहा जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। इस ग्रॉस टोटल इनकम में, इस ग्रॉस टोटल इनकम में माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, ठीक है। ये भी एक तरीके से टैक्स बेनिफिट है। देखिए टैक्स बेनिफिट आपका कुछ होता है जो टैक्स में से माइनस होता है, कुछ टैक्स बेनिफिट जहां पर इनकम ही माइनस कर दी जाती है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट दो तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं इनकम में, एक होता है एग्जम्पशन और एक होती है डिडक्शन। एग्जाम्प्ट मतलब टैक्स फ्री इनकम, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम बेस्ट एग्जांपल है, 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड। ये क्या होती है, एग्जाम्प्टेड इनकम। एग्जाम्प्टेड इनकम मतलब जो टैक्स फ्री इनकम है। तो समझिएगा जो इनकम टैक्स फ्री होती है बेटा, वो हम कवर ही नहीं करते हैं, वो हेड्स ऑफ इनकम में शामिल ही नहीं होती है। तो जो एग्रीकल्चर इनकम है वो पांच हेड में कहीं नजर ही नहीं आएगी। जो डिविडेंड होता है 10 लाख रुपए तक का, वो टैक्स फ्री होता है। तो अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा डिविडेंड है ओवर 10 लाख, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने डिविडेंड रिसीव किया है 12 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए क्या हो गया, ठीक है, जो 10 लाख रुपए का डिविडेंड है वो हो जाएगा टैक्स फ्री, और जो 10 लाख रुपए का ऊपर का डिविडेंड है वो हो जाएगा टैक्सेबल। तो याद रखिएगा एग्जेम्प्ट इनकम मतलब टैक्स फ्री इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो टोटल इनकम में शामिल ही नहीं होती। क्लियर। दूसरी होती है डिडक्शन। डिडक्शन मतलब इनकम का वो पार्ट जो सब्सिक्वेंटली माइनस कर दिया जाएगा। ये डिडक्शन किस बेसिस पर मिलती है, ये जो डिडक्शन मिल सकती हैं, ये डिडक्शन मिल सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपना पैसा
फिक्स डिपॉजिट में रखें, गवर्नमेंट चाहती है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, गवर्नमेंट चाहती है कि आप पीपीएफ में पैसा डालें, गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने लिए एनएससी परचेज करें, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है आप अपने बच्चों की एजुकेशन पर, एक व्यक्ति अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्चा करे, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। दूसरा, डिडक्शंस मिल सकती हैं, डिडक्शन मिल सकती हैं डोनेशंस पर, डिडक्शन मिल सकती है डोनेशंस पर। गवर्नमेंट कहती है कि देखो अगर आप डोनेट करते हो, किसी स्टेट में फ्लड आ गया, गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, पैसा दान करो, उन लोगों की हेल्प होगी, हम आपसे उस इनकम पर टैक्स नहीं लेंगे। तो अगर डोनेशन की गई है स्पेसिफिक सेक्शन में, इसका मेन सेक्शन होता है 80G, ठीक है, वहां पर डोनेशन की गई है तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो डिडक्शन मिल सकती है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, डिडक्शन मिल सकती है डोनेशंस के बेसिस पर, डिडक्शन मिल सकती है स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस के ऊपर। अब जैसे एलआईसी जो होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सॉरी एलआईपी नॉट एलआईसी, एलआईसी तो एक कंपनी है, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहां से जनरली टर्म इंश्योरेंस को छोड़ दे तो बाकी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उससे पैसा वापस मिलता है टर्म पॉलिसी को छोड़कर, ठीक है। मगर एक होती है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें पैसा तभी मिलता है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, कोई नहीं चाहता दुर्घटना हो, पैसा जाए कोई बात नहीं, दुर्घटना ना हो। तो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए ली जाती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक तरीके से वो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो पैसा इंश्योरेंस क्लेम ना लेने के कारण वापस नहीं मिलता, समझिएगा, ठीक है। तो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर, तो अगर किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट पर एक्सपेंडिचर किया गया उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी यहां पर, अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए खर्चा किया गया तो इस पर बेनिफिट मिलेगा। स्पेसिफिक इनकम, स्पेसिफिक इनकम्स, अब बड़ा सिंपल एग्जांपल है, जैसे अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये इंडिविजुअल। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको टैक्स हॉलिडे दी गई है तो उनकी कुछ स्पेसिफिक इनकम होती है जो टैक्स नेट से बाहर रखी गई हैं। तो डोनेशंस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर भी मिल सकती हैं, डोनेशंस सॉरी डिडक्शंस आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर मिल सकती हैं, डोनेशन के बेसिस पर मिल सकती हैं, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर के बेसिस पर मिल सकती हैं, कुछ इनकम्स के बेस पर मिल सकती हैं। मतलब एटीसी से एटीयू एक बहुत बड़ा हमारे पास पार्ट है। जैसे 5 हेड्स ऑफ द इनकम है, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिडक्शंस, इसके बिना आप टोटल इनकम कंप्यूट नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब जो अमाउंट बचता है डिडक्शन देने के बाद बचे, इसे कहा जाता है टोटल इनकम, टोटल या फिर टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। तो जब हम टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं, मतलब ऐसे इनकम की बात कर रहे हैं जिसमें से एटीसी से एटीयू की डिडक्शन मिल चुकी है, जो टैक्स लगता है इस इनकम के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा टैक्स, इस इनकम के ऊपर लगता है बेटा टैक्स, जो फ्लैट रेट भी हो सकता है, स्लैब रेट भी हो सकता है, ठीक है, स्लैब रेट भी हो सकता है और टैक्स रेट भी हो सकता है, ठीक है जी। अब देखिएगा आगे, ये होता है कंसेप्ट ऑफ टोटल इनकम। इसके अलावा भी 2 चैप्टर बीच में ऐड होते हैं, चैप्टर तो बहुत सारे हैं मगर इसके अलावा भी बीच में ही 2 चैप्टर ऐड हो जाएंगे हेड्स ऑफ इनकम के बाद। मगर डिडक्शन से पहले एक होता है सेटिंग ऑफ लॉसेस और दूसरा होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब पैसा किसी दूसरे व्यक्ति ने कमाया मगर वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन सेट ऑफ लॉसेस। इनकम टैक्स एक्ट में कंसेप्ट डिफरेंट है लॉस को एडजस्ट करने का। पीएनएल में तो क्या करते हो, जो लॉस आता है वो आप पीएनएल के डेबिट में डाल देते हो, मगर इनकम टैक्स एक्ट में आपको चेक करना पड़ेगा क्या मैं लॉस को इनकम में से माइनस कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर कर सकता हूं तो किस इनकम के अगेंस्ट कर सकता हूं, ठीक है। और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया, एडजस्ट नहीं हो पाया, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो एक हमें मिलेगा चैप्टर सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है। इनको करने के बाद जो अमाउंट आता है वो होती है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस एटीसी टू एटीयू टोटल इनकम, इसके ऊपर लगाएंगे टैक्स। अब टैक्स लगाना तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, मगर टैक्स कैसे लगेगा ये भी देख लीजिए। इनकम के ऊपर सबसे पहले लगता है टैक्स, इनकम के ऊपर सबसे पहले लगता है टैक्स। अगर टैक्स पेयर इंडिविजुअल है तो उसे मिल सकती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, 87A। और इसके ऊपर लग सकता है सरचार्ज। देखिए ये मैं जरा समझा दूं, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इंडिविजुअल, मैं अभी इंडिविजुअल वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए तक होती है तो उस पर रिबेट मिलती है 87A की। और अगर इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख रुपए को क्रॉस करती है तो उस पर सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर टैक्स। तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं। अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको रिबेट मिलती है, मतलब कुछ माइनस होता है। अगर इनकम
50 लाख रुपए को क्रॉस करती है तो रिबेट तो नहीं मिलती मगर उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, मतलब टैक्स अपॉन टैक्स। अगर इंडिविजुअल इनकम 5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख से ज्यादा मगर 50 लाख रुपए तक है तो ना तो उसमें रिबेट माइनस होती है ना ही सरचार्ज ऐड होता है। तो मतलब 3 सिचुएशन होगी। अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है तो रिबेट माइनस होती है, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है मगर 50 लाख रुपए तक है तो रिबेट माइनस नहीं होगी, सरचार्ज भी नहीं लगेगा। और अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो रिबेट तो नहीं मिलेगी, सरचार्ज ऐड हो जाएगा, जो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। मल्टीपल रेट्स अब हमारे पास हो गए, ठीक है। तो इधर याद रखिएगा, या तो रिबेट माइनस होगी, या तो रिबेट माइनस हो रही होगी या सरचार्ज ऐड हो रहा होगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये 2-3 लेक्चर बाद सारा क्लियर हो जाएगा आपको। तो इधर और, ठीक है, इधर और। अब जो अमाउंट बचेगा इस अमाउंट पर आप लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका रेट होता है 4%, ठीक है। रिबेट और सरचार्ज का रेट नहीं बता रहा हूं क्योंकि रिबेट का रेट नहीं अमाउंट होता है और सरचार्ज में अब हमारे पास मल्टीपल रेट्स हो गए हैं, ठीक है। तो आने वाले क्लासेस में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम कैलकुलेट करनी है। इनकम कैलकुलेट करने के बाद या तो रिबेट माइनस होगी या सरचार्ज प्लस होगा, या ना तो रिबेट माइनस होगी ना सरचार्ज प्लस होगा। अब जो बैलेंस अमाउंट है वो लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर करूंगा, ठीक है बेटा। तो ये होता है फाइनली टैक्स कैलकुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। कंपनी की भी ऐसे कैलकुलेट होती है, एचयूएफ की भी ऐसे कैलकुलेट होती है। फर्क सिर्फ ये होता है जब हम कंपनी की बात करते हैं तो वहां रिबेट नहीं मिलती, उसको सैलरी इनकम नहीं होती, बस ये छोटी छोटी सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये जो इस लेक्चर में कराया ना, ये केवल कंसेप्ट क्लियरिटी के था। यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ ये आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। तो हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, 5 हमारे पास होते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब पांचों को ऐड करते हैं तो आती है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम हेड्स ऑफ टोटल इनकम, हेड्स का टोटल होता है, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं एटीसी से एटीयू की डिडक्शंस, बैलेंस होता है टोटल या टैक्सेबल इनकम। तो टोटल इनकम बोलूं या टैक्सेबल इनकम बोलूं, इट इज वन एंड सेम थिंग, याद रखिएगा, बराबर, ठीक है। अब जो इनकम आती है उसके ऊपर लगता है टैक्स। ये टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है, फ्लैट रेट के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है। टैक्स के ऊपर रिबेट माइनस हो सकती है या सरचार्ज प्लस हो सकता है, ठीक है। रिबेट माइनस हो सकती है मैं कह रहा हूं, ठीक है, या सरचार्ज प्लस हो सकता है, ठीक है। रिबेट माइनस करने के बाद या सरचार्ज प्लस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर लगाना ही पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका रेट होता है 4%, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।